अगर दोस्तों ब्रह्मांड में सीधी रेखा से चलेंगे तो क्या होगा? इसे जानने से पहले यदि आपको साइंस वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल सब्सक्राइब करें। ब्रह्मांड एक विशाल, अद्भुत और विचित्र जगह है। इसके भीतर हमारे दृष्टिकोण से हम सभी दिशाओं में लगभग 46 बिलियन प्रकाश वर्ष तक देख सकते हैं। जहां भी हम देखते हैं हमें सितारों और आकाश गंगाओं से भरा एक ब्रह्मांड दिखाई देता है। लेकिन क्या वे सभी अद्वितीय हैं? क्या यह संभव है शायद कि यदि आप एक दिशा में काफी दूर तक देखते हैं और एक आकाश गंगा देखते हैं तो आप उसी आकाश गंगा को एक अलग दृष्टिकोण से विपरीत दिशा में भी देखेंगे? क्या ब्रह्मांड वास्तव में अपने आप पर वापस आ सकता है? और यदि आप एक सीधी रेखा में काफी दूर तक यात्रा करते हैं तो क्या आप अंततः अपने शुरुआती बिंदु पर वापस आएंगे, जैसे कि आप पृथ्वी की सतह पर किसी एक दिशा में काफी लंबे समय तक यात्रा करते हैं? या क्या कुछ आपको रोक देगा? अंतरिक्ष और समय मेरे लिए बहुत ही उलझन भरे हैं। ऐसा लगता है कि अगर आप सीधी रेखा में यात्रा करें तो आप हमेशा के लिए यात्रा कर सकते हैं। आपको कौन रोकेगा? कोई दीवार? और अगर ऐसा है तो दीवार के दूसरी तरफ क्या है? हालांकि यह बेतुका लगता है, लेकिन इसका जवाब दोनों ही है। आप हमेशा के लिए यात्रा कर सकते हैं और साथ ही कुछ आपको रोक भी सकता है। कुंजी विस्तारित ब्रह्मांड को समझने में निहित है, जो अपने आप में सबसे अधिक दिमाग घुमाने वाली अवधारणाओं में से एक है। जब हम ब्रह्मांड में देखते हैं तो हम उन वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं जो अभी मौजूद हैं। हमारे दृष्टिकोण से बिग बैंग को घटित हुए 13.8 बिलियन वर्ष हो चुके हैं, लेकिन वस्तुतः हम जो कुछ भी देखते हैं वह उससे भी कम उम्र का है। बिग बैंग एक साथ हर जगह हुआ, और अगर हम ब्रह्मांड में कहीं और होते तो वही 13.8 बिलियन साल बीत चुके होते। लेकिन अगर हम उस स्थान से पृथ्वी ग्रह को देखते तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता कि हम पृथ्वी को आज जैसी नहीं देख रहे हैं। इसके बजाय हम पृथ्वी को वैसा ही देखेंगे जैसा वह उस समय थी जब इस समय आने वाला प्रकाश उससे उत्सर्जित हुआ था। हम पृथ्वी के अतीत को देख पाएंगे। अगर हम चांद पर होते तो वह प्रकाश अप्रॉक्सीमेटली 1.3 सेकंड पुराना होता। अगर हम अल्फा सेंटोरी की परिक्रमा करने वाले किसी ग्रह पर होते तो वह प्रकाश 4.3 साल पुराना होता। और अगर हम एंड्रोमेडा आकाश गंगा में होते तो वह प्रकाश 2.5 मिलियन साल पुराना होता। जब भी हम अपने दृष्टिकोण से किसी दूर की वस्तु को देखते हैं तो यही सिद्धांत काम करता है। हम उन वस्तुओं को वैसे ही देख रहे हैं जैसे वे तब थीं जब प्रकाश अब आ रहा है। केवल अगर हम अपने स्थानीय समूह के भीतर चंद्रमाओं, ग्रहों, सितारों और आकाश गंगाओं से दूर देखते हैं तो एक अतिरिक्त कारक काम करता है। जिस स्थान से प्रकाश यात्रा कर रहा है वह फैल रहा है। 20वीं सदी में यह खोज कि ब्रह्मांड फैल रहा है ब्रह्मांड को समझने में सबसे बड़ी क्रांतियों में से एक थी। एक दूर की आकाश गंगा जितनी दूर होगी, यह मानते हुए कि यह हमारी आकाश गंगा से गुरुत्वाकर्षण द्वारा बंधी हुई नहीं है, उतनी ही अधिक मात्रा में उसका प्रकाश लाल रंग में बदल जाएगा या लंबी तरंग दैर्घ्य तक फैल जाएगा। ब्रह्मांड में 3 चीजें हैं जो सामान्यतः लाल विचलन का कारण बन सकती हैं। जब स्रोत और पर्यवेक्षक एक दूसरे से अपेक्षाकृत दूर जा रहे हों, जब उत्सर्जित प्रकाश को एक बड़े गुरुत्वाकर्षण संभावित कुएं से बाहर निकलने की आवश्यकता होती है, या जब प्रकाश की यात्रा के दौरान 2 वस्तुओं के बीच का स्थान फैलता है। यद्यपि पहले 2 प्रभाव छोटी दूरियों पर काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़े ब्रह्मांडीय पैमाने पर केवल ब्रह्मांड का विस्तार ही मायने रखता है। यह तथ्य कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है कई कारणों से महत्वपूर्ण है, खासकर ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण से। यह हमें हमारे ब्रह्मांडीय इतिहास और हमारे अधिक गर्म, सघन, अधिक एकरूप, अधिक तेजी से विस्तार करने वाली अवस्था से उभरने का अनुमान लगाने की अनुमति देता है। यह हमें, यदि हम माप सकते हैं कि समय के साथ विस्तार दर कैसे बदल गई है, ब्रह्मांड को बनाने वाली ऊर्जा के विभिन्न प्रकारों और अनुपातों का अनुमान लगाने की अनुमति देता है। और यदि हम यह जान सकें कि ब्रह्मांड किस प्रकार फैल रहा है और इसमें क्या है, तो हम यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि सुदूर भविष्य में यह किस प्रकार फैलेगा तथा हमारा अंतिम ब्रह्मांडीय भाग्य क्या होगा। हाँ, ठीक है, मैं आपकी बड़बड़ाहट सुन सकता हूं, लेकिन फिर
इसका इस सवाल से क्या लेना देना है कि अगर आप ब्रह्मांड में हमेशा के लिए एक सीधी रेखा में यात्रा करें तो आपके साथ क्या होगा? हम वहां पहुंचने के लिए लगभग तैयार हैं, लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि आप इस बात पर विचार करें कि यदि आप एक सीधी रेखा में हमेशा के लिए एक ऐसे ब्रह्मांड में यात्रा करें जो विस्तार नहीं कर रहा है, बल्कि एक स्थिर और अपरिवर्तित ब्रह्मांड में यात्रा करें, तो आपके पास क्या विकल्प होंगे? स्थिर अपरिवर्तित ब्रह्मांड के मामले में सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि हम गणितीय रूप से ब्रह्मांड की टोपोलॉजी के रूप में क्या जानते हैं। आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता द्वारा लाए गए महान क्रांतियों में से एक यह एहसास था कि अंतरिक्ष स्वयं एक कठोर, निरपेक्ष, 3 आयामी ग्रिड द्वारा सरलता से वर्णित नहीं किया जा सकता है जो सीधी रेखाओं से बना है। इसके बजाय अंतरिक्ष स्वयं पदार्थ और ऊर्जा की उपस्थिति या अनुपस्थिति द्वारा अनिवार्य रूप से घुमावदार है। जहां आपके पास पदार्थ और या ऊर्जा का एक बड़ा अति सघन संग्रह है, वहां आपके पास अधिक मात्रा में सकारात्मक स्थानिक वक्रता है, और जहां भी औसत से कम मात्रा या यहां तक कि नकारात्मक मात्रा है, आपको नकारात्मक वक्रता मिलती है। खैर, सामान्य सापेक्षता में आप जिस स्पेस टाइम में रहते हैं उसकी एक वैश्विक संरचना भी हो सकती है। आपका स्पेस टाइम सकारात्मक रूप से घुमावदार हो सकता है, जैसे कि उच्च आयामी गोला। यह नकारात्मक रूप से घुमावदार हो सकता है, जैसे कि उच्च आयामी, या यह सपाट हो सकता है, जहां सबसे बड़े समग्र पैमाने पर न तो सकारात्मक और न ही नकारात्मक वक्रता होती है। जबकि यह देखना आसान है कि सकारात्मक रूप से घुमावदार स्थान कैसे परिमित और बंद हो सकता है। यह समझना थोड़ा कम सहज है कि एक सपाट स्थान भी परिमित और बंद हो सकता है, लेकिन यह भी मामला है। समझने के लिए बस एक लंबे सीधे सिलेंडर की कल्पना करें और फिर उस सिलेंडर को डोनट जैसे आकार में मोड़ें जब तक कि दोनों छोर जुड़ न जाएं। यह आकार, जिसे टोरस के रूप में जाना जाता है, स्थानिक रूप से सपाट और परिमित और बंद दोनों है। यदि ब्रह्मांड का विस्तार नहीं हो रहा होता तो आप केवल 2 संभावनाओं की कल्पना कर सकते थे। ब्रह्मांड परिमित और बंद हो सकता है, चाहे उसकी वक्रता कुछ भी हो। यदि आप एक दिशा में काफी दूर तक यात्रा करते हैं, जिसका अर्थ है कि एक ही दिशा में लंबे समय तक यात्रा करना, तो आप अंततः अपने शुरुआती बिंदु पर वापस आ जाएंगे। भले ही अंतरिक्ष स्वयं स्थलाकृतिक रूप से अजीब हो, जैसे मोबियस स्ट्रिप या क्लेन बोतल, आप बस चलते रह सकते हैं और अंततः आप वहीं वापस आ जाएंगे जहां से आपकी यात्रा शुरू हुई थी। या फिर ब्रह्मांड अनंत और खुला हो सकता है, फिर से इसकी वक्रता के बावजूद। चाहे आप किसी भी दिशा में कितनी भी दूर यात्रा करें या उस यात्रा पर आपने कितना भी समय बिताया हो, आप हमेशा पाएंगे कि आप नए स्थान का सामना कर रहे हैं जिसका आपने पहले कभी सामना नहीं किया था। आपको रोकने के लिए कुछ भी नहीं होगा और फिर भी आपको वापस वहीं लौटने में सक्षम बनाने के लिए कुछ भी नहीं होगा जहां से आपने यात्रा शुरू की थी, सिवाय इसके कि आप अपनी यात्रा को पीछे मोड़ लें। जब हमने ब्रह्मांड को हर उस तरीके से देखा जिसे हम जानते हैं, इसके भीतर की आकाश गंगाओं को, गैस और प्लाज्मा को, जिसका हम मानचित्र बना सकते हैं, तारों, अणुओं और यहां तक कि बिग बैंग द्वारा उत्सर्जित विकिरण को, तो हमने दोहराए जाने वाले पैटर्नों की खोज की है, इस उम्मीद में कि हमें इस बात के प्रमाण मिल जाए कि ब्रह्मांड हमारे द्वारा देखे जा सकने वाले पैमाने पर परिमित हो सकता है। लेकिन ऐसा कोई भाग्य नहीं है। वास्तव में पूरे ब्रह्मांड में हम पूरे विश्वास के साथ कह पाए हैं कि कोई भी दोहराई जाने वाली संरचना नहीं है। कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां हम एक दिशा में वस्तुओं को देखते हैं जो दूसरी दिशा में वस्तुओं से मेल खाती हों, और यहां तक कि सबसे शुरुआती प्रकाश में भी कोई पैटर्न ऐसा नहीं है जिसे 2 अलग-अलग क्षेत्रों में समान के रूप में पहचाना जा सके। वास्तव में हमने एक ही खगोलीय स्रोत की कई तस्वीरें तब देखी हैं जब अंतरिक्ष में कहीं एक बड़ा गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान स्थित होता है और पृष्ठभूमि स्रोत से प्रकाश कई अलग-अलग रास्तों में मुड़ जाता है और विकृत हो जाता है, जो सभी हमारी आंखों तक सफलतापूर्वक पहुंच सकते हैं। जबकि यह घटना, जिसे मजबूत गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग के रूप में जाना जाता है, ऑप्टिकल और वैज्ञानिक दोनों रूप से अभूतपूर्व है।
यह आकाश पर बहुत संकीर्ण, स्थानीयकृत कोणों और क्षेत्रों तक सीमित है। लेकिन अब हम स्थिति की एक साथ महत्वपूर्ण और असुविधाजनक वास्तविकता पर आते हैं। ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, बल्कि फैल रहा है। हालांकि यह केवल फैल ही नहीं रहा है, क्योंकि यह पदार्थ और ऊर्जा से भरा हुआ है। यह फैलते समय गुरुत्वाकर्षण भी कर रहा है। आप कम से कम सिद्धांत रूप में हमारे दूर के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब होगा, इसकी कुछ संभावनाओं की कल्पना कर सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण प्रभाव वर्तमान विस्तार से अधिक शक्तिशाली हो सकता है, जिसका अर्थ होगा कि ब्रह्मांड कुछ समय के लिए फैलेगा, अधिकतम आकार तक पहुंचेगा और फिर दिशा बदल देगा, सिकुड़ जाएगा और संभवतः एक बिग क्रंच में भी समाप्त हो जाएगा, जैसा कि हमने बिग बैंग के साथ शुरू किया था। गुरुत्वाकर्षण प्रभाव वर्तमान विस्तार की तुलना में कम शक्तिशाली हो सकता है, जिसका अर्थ है कि ब्रह्मांड सदैव विस्तारित होता रहेगा, यद्यपि विस्तार की दर धीमी होती रहेगी। गुरुत्वाकर्षण और प्रारंभिक विस्तार का प्रभाव एक दूसरे को पूरी तरह से संतुलित कर सकता है, जिसका अर्थ है कि विस्तार की दर शून्य हो जाएगी, लेकिन कभी भी उलट नहीं जाएगी या फिर से सिकुड़ नहीं जाएगी। 20वीं शताब्दी के अधिकांश समय में ब्रह्मांड विज्ञानियों द्वारा इन 3 प्रमुख संभावनाओं पर विचार किया गया था तथा ब्रह्मांड के विस्तार की दर और विस्तार के इतिहास को मापने की खोज का उद्देश्य इन विकल्पों के बीच अंतर करना था। यदि पहला विकल्प हमारी वास्तविकता का वर्णन करता है, तो आप हमेशा के लिए सीधी रेखा में यात्रा नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रह्मांड केवल सीमित समय के लिए ही अस्तित्व में रहेगा। इसलिए आप एक तरह की दीवार से टकराएंगे, समय की दीवार। आप उस सीधी रेखा में यात्रा करके ब्रह्मांड के पूरी तरह से ढहने से पहले अपने शुरुआती बिंदु पर वापस आ सकते हैं, लेकिन आप संभवतः केवल थोड़े समय के लिए ही इसका आनंद ले पाएंगे। यदि दूसरा या तीसरा विकल्प हमारी वास्तविकता का वर्णन करता है, तो आप अंततः किसी भी आकाशगंगा या वस्तु को पकड़ पाएंगे जो वहां मौजूद है, यहां तक कि वे भी जो हमसे बहुत तेजी से दूर फैल रही हैं। समय के साथ विस्तार दर कम होती जाएगी और उत्तरोत्तर अधिक से अधिक दूर की आकाशगंगाएं पहले दिखाई देंगी और फिर अंततः एक अंतरिक्ष यात्री द्वारा आगे निकल जाएंगी, जो काफी लंबे समय तक उसी सीधी रेखा में आगे बढ़ता रहेगा। यदि ब्रह्मांड अनंत होता तो हम अंततः किसी भी चीज को पकड़ने में सक्षम होते। यदि ब्रह्मांड सीमित होता तो हम अंततः अपने शुरुआती बिंदु पर वापस आ पाते। करता है कि हमारा ब्रह्मांड वास्तव में कैसे विस्तार कर रहा है। हकीकत में हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जिसमें डार्क एनर्जी का प्रभुत्व है, अंतरिक्ष के ताने बाने में निहित ऊर्जा का एक रूप जो हमेशा एक स्थिर ऊर्जा घनत्व बनाए रखता है। यहां तक कि जब अंतरिक्ष स्वयं फैल रहा होता है, तब भी डार्क एनर्जी का घनत्व कभी कम नहीं होता है और इसलिए विस्तार दर हमेशा सकारात्मक और सीमित रहती है। यह हमारे अपेक्षित भाग्य को नाटकीय रूप से बदल देता है और इसका मतलब है कि यदि आप किसी ऐसी आकाशगंगा पर अपनी उंगली रखते हैं जो गुरुत्वाकर्षण से हमसे बंधी नहीं है, तो आप पाएंगे कि एक बार यह हमसे एक निश्चित दूरी से आगे फैल गई तो हम कभी भी इसे पकड़ नहीं पाएंगे। प्रभावी रूप से यह हमारी पहुंच से गायब हो जाएगा, चाहे हम कितनी भी लंबी यात्रा करें और चाहे हम प्रकाश की गति के कितने भी करीब पहुंच जाएं। और दुख की बात है कि इससे हमें हमारा जवाब मिल गया। यदि आप सीधी रेखा में यात्रा करते हैं तो आप समय में हमेशा के लिए यात्रा कर सकते हैं, लेकिन आप केवल अवलोकनीय ब्रह्मांड के एक बहुत छोटे हिस्से तक ही पहुंच पाएंगे। हमारे वर्तमान ब्रह्मांडीय क्षितिज से परे सब कुछ जो हम वर्तमान में देख सकते हैं, उसकी सीमा से परे, हमारी पहुंच की क्षमता से हमेशा के लिए परे है। वास्तव में आज 18 अरब प्रकाश वर्ष से अधिक दूर की हर चीज पहले से ही पहुंच से बाहर है। इसका मतलब यह है कि हम जो कुछ भी देख सकते हैं, उनमें से केवल 6% वस्तुएं ही संभावित रूप से हमारी पहुंच में हैं। हर गुजरते सेकंड के साथ हजारों तारे हैं जिन्हें विस्तारित ब्रह्मांड उस महत्वपूर्ण सीमा के पार धकेलता है जिससे वे पहुंच योग्य से पहुंच से बाहर हो जाते हैं।
भले ही हम आज प्रकाश की गति से उनके लिए यात्रा पर निकल जाएं। ब्रह्मांड के आकार, वक्रता और टोपोलॉजी के लिए सभी संभावनाओं के बावजूद सीधी रेखा में यात्रा करना, यहां तक कि हमेशा के लिए भी, आपको कभी भी आपके शुरुआती बिंदु पर वापस नहीं ला सकता है। संयुक्त तथ्य जो ब्रह्मांड फैल रहा है, डार्क एनर्जी विस्तार को तीव्र कर रही है। बिग बैंग के बाद यह 13.8 अरब वर्ष हो चुका है और ब्रह्मांड दोहराता नहीं है और 46 अरब प्रकाश वर्ष से छोटे पैमाने पर सीमित नहीं है। यह सुनिश्चित करें कि हम कभी भी ब्रह्मांड की परिक्रमा नहीं कर पाएंगे जिस तरह से हम पृथ्वी की परिक्रमा कर सकते हैं। ब्रह्मांड किसी बहुत बड़े ब्रह्मांडीय पैमाने पर वास्तव में प्रकृति में सीमित हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा है भी तो हम कभी नहीं जान पाएंगे, जबकि हम अंतरिक्ष में जितना चाहें, जितनी तेजी से यात्रा कर सकते हैं, जितनी देर तक हम कल्पना कर सकते हैं, अंतहीन यात्रा कर सकते हैं। ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह पहले से ही हमारी पहुंच से परे है। एक ब्रह्मांडीय क्षितिज है जो सीमित करता है कि हम विस्तारित ब्रह्मांड के माध्यम से कितनी दूर तक यात्रा कर सकते हैं, और वर्तमान में लगभग 18 अरब प्रकाश वर्ष से अधिक दूर की वस्तुएं पहले ही प्रभावी रूप से गायब हो चुकी हैं।